सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग वेव्स एंड साउंड पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े थे फिजिक्स का। ये हमारा चैप्टर था। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या क्या कवर किया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम लोग ने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बताया था। बाकी एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। ठीक है ना। तो आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, और जितने भी हमारी की पॉइंट्स हैं वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग ने क्या पढ़ा था। ठीक है ना। हम लोग ने एजम्पशन पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, गे लुसेक्स लॉ पढ़ा था। हम लोग ने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था, परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ा था, वंडरवाल इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है ना। बाकी हम लोग ने डिस्कस किया था काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, पर मोल के लिए क्या होता है। ठीक है ना। जो काइनेटिक एनर्जी रूट मीन स्क्वायर हम लोग ने पढ़ा था, वी आर एम एस हम लोग ने पढ़ा था। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। और हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ी थी। ठीक है ना। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ आ सकता है अगर जेई मेंस में आएगा। वैल्यू दी रहती है आर टी एम की, आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। मतलब चार नंबर आपके पक्के। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ने पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है ना। फॉर मोनोटॉमिक के लिए क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग ने पढ़ा था। फ्री मीन पाथ पढ़ा था, इक्विपार्टीशन एनर्जी पढ़ा था हम लोग ने। आज हम लोग वेव्स एंड साउंड पढ़ेंगे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो यार हम लोग वेव्स एंड साउंड करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ वेव्स एंड साउंड। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। ये हमारा रिवीजन रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है ना। इसमें बेसिक जो भी की पॉइंट्स होगा, जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको बताया जाएगा। मान के चल रहे हैं आप ये पहला जब आप लोग ये पढ़ चुके हो। ठीक है ना। आप केवल रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेव होता क्या है। बेसिकली ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप वेव पढ़ रहे हो तो वेव आपको पता होना चाहिए। अ वेव अ वेव अ वेव इज ए वाइब्रेटरी vibratory disturbance in a medium disturbance in a medium disturbance a in a medium. A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy, which 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 carries which carries which carries energy from one point to another point, from one from one point to from one point to another point, from another another point without without any actual without any actual 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 movement of the medium. ठीक है ना। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। तो हमारा क्या वेव हमारा वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। तो हमारा क्या है, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि वेव हमारा एक एनर्जी है। ठीक है ना। जो कि एनर्जी कैरी करता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। यहाँ मीडियम का मूवमेंट नहीं होता, एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता है मीडियम का। ठीक है ना। तो वेव हमारी कितने प्रकार की होती, कमेंट में लिखिए कितने प्रकार की होती। तो वेव तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स ऑफ वेव। थ्री टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए। बेसिकली पूछेगा नहीं जेईई मेंस में, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। पहला है हमारा मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। जब आप जाहिर मतलब कि जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में ये भी आता है। ठीक है ना। मैकेनिकल वेव हमारी क्या होती है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, दोज वेव विच रिक्वायर दोज वेव दोज वेव दोज वेव विच रिक्वायर दोज वेव विच रिक्वायर दोज वेव those wave which require a material those wave which require a material medium for their
प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, ठीक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, आर कॉल्ड मैकेनिकल, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जो हमारी मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना, वो हमारी क्या होती है, वो मीडियम रिक्वायर करती है फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है ना। जब भी वो प्रोपोगेट करेगी तो इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है ना, वो हमारी मैकेनिकल वेव हुई। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ले सकते हो, जैसे हमारा साउंड वेव हुआ, ठीक है ना, जैसे हमारा साउंड वेव हुआ, जैसे हमारा साउंड वेव हुआ, और क्या हुआ, जैसे हमारा साउंड वेव हुआ, जैसे हमारा वाटर वेव हुआ, ठीक ना। ये हमारी क्या है, मैकेनिकल वेव, दोज वेव विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और दूसरी टाइप की वेव हमारी क्या होती है, दूसरी टाइप की वेव हमारी होती है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी होती है। ये क्या होती है, दोज वेव which which do not require which do not which do not require which do not require a material medium for their propagation, for their propagation for their propagation are called, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो वी डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अब इसका एग्जांपल हमारा क्या है, ऐसे इसका एग्जांपल जैसे हमारा रेडियो वेव हुआ, जैसे हमारा रेडियो वेव हुआ, जैसे हमारा लाइट वेव हुआ, हमारा क्या हुआ, लाइट वेव हुआ, ये हमारा क्या आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। एक हमारा और होता है मैटर वेव, ठीक है ना, और हमारा एक क्या होता है, ये होता है हमारा मैटर वेव, ये हमारा क्या होता है, मैटर वेव क्या होता है, दोज वे आर कॉमनली यूज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, यानी कि दोज वेव आर कॉमनली एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कॉमनली यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉमनली यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। these wave are associated with electrons proton, हमारा किससे एसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एन अदर फंडामेंटल पार्टिकल, एन अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मैटर वेव कहलाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने वेव पढ़ा, वेव क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है हम, और हमारी मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैकेनिकल वेव हमारी मटेरियल को करती है फॉर देयर प्रोपोगेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मटेरियल नहीं रिक्वायर होता है, मीडियम नहीं रिक्वायर होता है, मटेरियल मीडियम। और मैटर वेव हमारा क्या यूज़ होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। दीज वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। ये हमारा मैटर वेव आ गया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वेव की। नेचर ऑफ वेव मतलब कि इनका नेचर कैसा कैसा है, ठीक है ना। नेचर ऑफ वेव,
नेचर ऑफ वेव, ठीक है ना, नेचर ऑफ वेव। तो पहला हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव हमारे क्या होते हैं, द वेव ट्रांसवर्स वेव आप पढ़ा होगा कि आपने रेक्टेंगल ही वो करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। थोड़ी रिवीजन चल रहा है, थोड़ी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अ वेव in which the particle in which the particle in which the particle in which the particle of the in which the particle of the in which the particle of the medium in which the particle of the medium vibrate at right right angle यानी कि 90 डिग्री right angle to the direction of propagation of wave is called हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव, जो कि हमारा क्या होता है, यदि पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या रहता है, वाइब्रेट करता है, किसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, वेव के, ठीक है ना, वो हमारा ट्रांसफर वेव हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये जैसे इसको अच्छे से बना देता हूँ, जैसे ये जैसे हमारी हुई है, ये हमारी ट्रैवल कर रही है, और ये हमारा क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। आप जानते हो कि हमारा क्रेस्ट है, ये थ्रफ है, ठीक है ना। तो हमारी क्या कर रही है ये, यानी कि वेव जो प्रोपोगेट कर रहा है हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अ wave in which the particles of the medium vibrate in the same direction of propagation of wave, यानी कि बेसिकली ये हमारा उसी डायरेक्शन में, जिस तरह पार्टिकल ऑफ द मीडियम जब वाइब्रेट करता है उसी डायरेक्शन में, कि सेम डायरेक्शन में, यानी कि वेव का भी डायरेक्शन सेम रहता है और पार्टिकल ऑफ द मीडियम का भी सेम रहता है। उस केस में परपेंडिकुलर था, इस केस में सेम था, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आप वो देखे होगे, स्प्रिंग देखे होगे, हाँ, कभी ये कंप्रेस कर जाती है, कभी ये कंप्रेशन हो जाता है, कभी रेयर फ्रैक्शन हो जाता है, जैसे ऐसे रिंग आप देखे होगे, कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे ये रिंग क्या कर गए, यहाँ पे रिंग कंप्रेस कर गई, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यहाँ पे रिंग और ज़्यादा वो हो गई, मतलब खुल गई, तो हमें रेयर फ्रैक्शन कहते हैं इसको, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, और ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है ना। अब सब कुछ अब वो देख लेते हैं, यानी कि अब वेव मोशन के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, उसको देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट
terms, some important terms of wave motion, wave motion और wave motion, important terms of wave motion, important of wave motion। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा एम्पलीट्यूड है, पहला हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, द एम्पलीट्यूड of the wave, the amplitude of the wave is the magnitude of maximum displacement of the particle, maximum displacement of the particle from their equilibrium, their equilibrium position, ठीक है ना। ये हमारी क्या रहती है, ये हमारी जो रहती है, the amplitude of the wave is the magnitude of the maximum displacement of the particle from the equilibrium position। जो हमारी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगी पार्टिकल की, वो हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब हमारा सेकेंड वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस between two nearest points, इसको कहीं और, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। two nearest points in a wave which are in the same phase of vibration, which are in the same phase of vibration, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड वेव लेंथ। बेसिकली में क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड टू नियरेस्ट पॉइंट इन अ वेव, उसको हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, कमेंट में बताइए किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है ना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है टाइम पीरियड। वो हमारा क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट one vibration, vibration is called टाइम पीरियड। वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि अगर कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। और ठीक है ना, और उसी का अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, वो हमारी क्या होती है, द number of vibration completed the number of vibration in 1 second,
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड, यानी कि द नंबर जितने भी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है 1 सेकंड के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है ना। जो हमारा फ्रिक्वेंसी एफ होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम, अच्छे से बोलो, 1 जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी 1 में टाइम पीरियड रहता है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी। अब हम बात कर लेते हैं वेव वेलोसिटी की। ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब ये हम 5वां पॉइंट हम वेव वेलोसिटी में डिस्कस कर लेते हैं। वेव वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली वेव वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द डिस्टेंस traveled by the wave, distance travel by a wave in 1 second, in 1 second is called हमारा क्या होगा, is called velocity of the wave, यानी कि वेव velocity of the wave और वेव वेलोसिटी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, उसको हम क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी, ठीक है ना। जो हम वी से डिनोट करते हैं, वी, और जो हमारा वी होता है, वी बराबर एन लेमडा, ठीक है ना। एन हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी, और लेमडा हमारी क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है ना। एन हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ये छठा, अब हम छठा पॉइंट की बात कर लेते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। बेसिकली क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल executing SHM is called particle velocity, ठीक है ना। जो हमारा पार्टिकल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, डिवाइड बाय dt, ठीक है ना। ये हमारी होगी। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वेव वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पढ़ा, सब इम्पोर्टेंट, और लैंगिट्यूडनल वेव पढ़ा हम लोग ने, ठीक है ना। ट्रांसफर वेव क्या होता है वो पढ़ा, नेचर ऑफ वेव, हाँ, मैटर ऑफ वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो, अभी तक हम लोग ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं साउंड वेव की। साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव साउंड वेव हमारा क्या होता है, साउंड वेव बेसिकली साउंड वेव of all the mechanical waves that occur in nature the most important in our everyday life, in our everyday life are longitudinal waves in a मीडियम, ठीक है ना। तो इन ए
usually air called sound wave। यानी साउंड वेव क्या है, यानी कि हमारी मैकेनिकल वेव है डेट अकर इन नेचर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना, हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा। इन ए मीडियम यूजली एयर, वो हमारा क्या है, साउंड वेव्स है। ठीक है ना। अब साउंड वेव कितने प्रकार की हैं वो आप कमेंट में लिखो, तो मैं बता दे रहा हूँ। साउंड वेव्स 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो हमारा इंफ्रासोनिक वेव है। ठीक है ना। और दूसरा है हमारा ऑडिएबल वेव। और तीसरा हमारा अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है ना, ये हमारा वेव है, सोनिक वेव। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी हमारी इंफ्रासोनिक की जो हमारी वो होती है फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज़ होती है। और ऑडिबल वेव की 20 से 20,000 रहती है। ठीक है ना। और ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। ठीक है ना फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये हो गई। और अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हम वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। ठीक है ना, ये हमारा तो हमारी v जो होता है इस केस में v होता है हमारा e अपॉन में रो हमारी डेंसिटी जो हमारा e है, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एक चैप्टर है उस चैप्टर में हम वहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रेन स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स फॉर्मूले की। न्यूटन साहब ने न्यूटन्स फार्मूला। ये लाइन टेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना। न्यूटन्स ने दिया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स दी propagation of longitudinal wave in a gas is an isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइसोथर्मल डेल्टा टी बराबर 0, यानी कि टेम्परेचर का नो एक्सचेंज में रहता है, यानी कि टेम्परेचर 0 रहता है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूले द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ। और इसकी वेलोसिटी हमें दी जाती है। इसकी वेलोसिटी हमें क्या दी जाती है, इसकी वेलोसिटी हमें v इज इक्वल टू जो हमारा v होता है वो हमारा क्या होता है, ET अपॉन में रो हमारा ET है। ठीक है ना, ET अपॉन में रो। और जो ET है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन में रो। ठीक है ना। और P अपॉन में हमारा रो लगना चाहिए। ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पे ET है वो हमारा क्या है, आइसोथर्मल कोफिशिएंट है।
आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ isothermal coefficient of volume elasticity ठीक है ना, ये हमारा है। अब हम बात करते हैं लाप्लास करेक्शन की। लाप्लास थे, उन्होंने ये दिया था, ठीक है ना, इसी के नाम पर है लाप्लास करेक्शन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन द propagation of longitudinal wave is the adiabatic process ठीक है ना। उस केस में हमारा जो v होगा, उस केस में हमारा होगा v e अपॉन में रो, ठीक है ना। फिर हम गामा p अपॉन में रो, इस केस में हमारा होगा हमारा लाप्लास करेक्शन, ठीक है ना। लाप्लास करेक्शन द प्रोपगेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आप कमेंट में जरूर बताइए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि Q बराबर जीरो, हीट बराबर जीरो, Q बराबर जीरो, डेल्टा Q बराबर जीरो, ठीक है ना। इस केस में क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, इस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इसको ES कह दो यार। ES हमारा क्या है यार, ES हमारा क्या है बेसिकली, ES हमारा है एडियाबैटिक कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग velocity of longitudinal साउंड वेव, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव को, ठीक है ना। तो पहला हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहला हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट करता है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव को। तो बेसिकली कैसे इफेक्ट करता है ना, तो जो हमारा है द फॉर्मूला, बस प्रेशर को इफेक्ट करता है। द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो जैसे आप देख ही सकते हो, v इजिकल टू हमारा p अपॉन में रो होता है, v अपॉन में रो, ठीक है ना। तो और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RT अपॉन में m, ठीक है ना। पिछले केस में आप देखोगे रिलेशन p इजिकल टू nRT का, पिछले केस का है ये, ठीक है ना। तो p अपॉन में रो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ गया। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ देखिए वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ गैस, इन ए गैस, बेसिकली हमारा होगा v इजिकल टू हमारा होता है v इजिकल टू गामा p अपॉन में रो। हम इसको लिख सकते हैं RT अपॉन में
आर टी अपॉन में एम, ठीक है ना। ये हमारा छोटा एम था, ये हमारा बड़ा एम है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, वो हमारा छोटा एम था इफेक्ट ऑपरेशन में, ये हमारा बड़ा एम है, ठीक है ना। वी इक्वल टू हमारा क्या होता है, गामा पी अपॉन में रो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा वी है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वन अपॉन में वी टू, वी वन अपॉन में वी टू, रूट के अंदर टी वन बाय टी टू। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन, वी वन अपॉन में रूट के अंदर वी टू बाई टी टू, वन अपॉन में टी टू, ठीक है ना। तो ये हमारा हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ और इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इफेक्ट एंड इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है ना। और एक चीज़ और है यार, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी पे भी इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। जैसे यहाँ ऊपर जैसे हम देख ही सकते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा इससे क्या आ गया, जो हमारा वी वन अपॉन में वी टू होगा वो रूट के अंदर रूट टू अपॉन में रो वन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, और एक चीज़ और है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पे भी इफेक्ट होता है, कैसे, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगा उसी तरह से हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। दी वेलोसिटी of the velocity of a sound increases, the velocity of the sound increases with increase in humidity, with increase in humidity in air, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये हो गया। और एक चीज़ और, हमारा जो स्पीड होता है ट्रांसवर्स वेव का वो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की वो हमारी क्या होती है, v इजिकल टू टी बाय एम। इम्पॉर्टेंट है भाई, आज हम लोग जेई में दिए थे ना, तो ये फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। उसमें बस वैल्यू पुट करनी थी, बस काम खत्म फॉर्मूले में। तो v इजिकल टू हमारा क्या होता है, टी बाय एम। और भाई यहाँ हम बता दे रहा हूँ, टी हमारा क्या है, टी हमारा टेंशन इन दी स्ट्रिंग है, टी हमारा टेंशन इन दी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और जो हमारा एम है वो हमारा है मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। और ये हमारा स्पीड ऑफ द साउंड है, स्पीड ऑफ ट्रावर्स वेव है, ठीक है ना। वी इक्वल टू टी बाय, भाई याद कर लो, टी हमारा टेंशन है, अब हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। वी इक्वल टू टी बाय एम, ठीक है ना। और हमारा स्पीड, और एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, जो हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव रहता है इन ए सॉलिड, वो हमारा रहता है इन ए सॉलिड, वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है v इज इक्वल टू रूट के अंदर ईटा अपॉन में रो, जो हमारा ईटा है वो हमारा क्या है, वो हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है ना। और रो हमारा डेंसिटी है। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो भाई अच्छे से पता होना चाहिए, v इजिकल टू रूट के अंदर टी बाय एम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मीन, ठीक है ना।
ये हो गया, ठीक है ना। तो कितने बज रहे हैं, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, y इज इक्वल टू ए साइन, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 बाई यहाँ पे t बाय बड़ा टी माइनस एक्स बाय लेमडा, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये क्वेश्चन याद रहनी चाहिए। ये हमारी क्वेश्चन है इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लेमडा। ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मीन, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मीन, सिंपल हार्मोनिक वेव की है, ठीक है ना। और जो हमारा ए है, वाई हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वाई हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और जो हमारा ए है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। और जो हमारा लेमडा है वो वेवलेंथ है, लेमडा जो हमारा वेवलेंथ ऑफ वेव है, ठीक है ना। और जो हमारा टी है, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव है, ठीक है ना। और क्या चीज़ है, और हम एक्स, और जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा है डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस है। और जो हमारा v है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना। ये हमारा हो गया v इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, अब रिलेशन देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रिलेशन between सही है, इम्पोर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिलेशन रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वे, ठीक है ना। तो हमारा जो वेव वेलोसिटी होता है, मैंने आपको वेव वेलोसिटी, जो हमारा वेव वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो वी हमारा ओमेगा बाई के होता है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो के होता है वो हमारा 2 पाई बाय लेमडा होता है, नोटेड डाउन। जो हमारा के होता है वो 2 पाई बाय लेमडा होता है। और ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जो हमारा के है ना, वो हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट विजुअल टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक है। और जो हमारा वेवलेंथ हो गया था, जो भी बता रहा हूँ फॉर्मूला, ये एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा लेमडा होता है, जो हमारा लेमडा होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, लेमडा होता है हमारा 2 पाई बाय के, लेमडा हमारा होता है 2 पाई बाय के, ठीक है ना। और के इक्वल टू पाई बाय लेमडा, वही बात है यार, वही बात है, ये देखो वही बात है, मतलब कि इसको दोनों को शिफ्ट कर दोगे तो वही बात नहीं हो गई, ठीक है ना, वो हो गई। अब हमारा जो टाइम पीरियड है,
टाइम पीरियड है, जो हमारा टी है वो हमारा क्या होता है 2π/ω होता है, और ओमेगा हमारा 2π/t होता है, बात वही है। और जो ओमेगा होता है हमारा 2π/t है, 2π/t है, ठीक है ना, वो हमारा ठीक है ना, वो हो गया। और के को हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं, और उसको एंगुलर वेव नंबर, ठीक है ना, के को, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी की बात वही हो गई, ठीक है ना। जैसे आप फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दोगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अरे फ्रिक्वेंसी वो एफ से डिनोट करो या एन से, वो 1 टाइम पीरियड हो गया, वो हमारे हो गए ω/2π। ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। ये हमारी क्या होगी, लैम्डा पाई लैम्डा बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, 2π ओमेगा, फ्रिक्वेंसी बता दी ω/2π, ठीक है ना। हम वेव वेलोसिटी बता दिया v = ω/π का, ठीक है, यानी कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फेज ऑफ द वाइब्रेशन देख लेते हैं एक बार। फेज ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो फेज वेव क्या है, इट इज़ द एंगल ऑफ साइन इन इक्वेशन ऑफ फेज, प्रोग्रेसिव वेव, ये हमारा होता है। और जो हमारा फाई होता है वो हमारा क्या होता है, फेज एंगल, वो हमारा होता है 2π/t/t - x/λ, ठीक है ना। फाई हमारा वही हो गया, फाई 2π/t/t - x/λ, है ना। वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, a sin 2π/, ठीक है, t/t - x/λ, हम, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, इट इज़ एंगल ऑफ साइन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ वेव। तो हमारा क्या हो गया, फाई = 2π/t - x/λ, ये हमारा फाई हो गया, ठीक है ना। और एक चीज़ और रिलेशन बताना था, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा डेल्टा फाई है वो हमारा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा डेल्टा फाई आ गया। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम देखेंगे तो हमारा जो डेल्टा फाई आएगा वो 2π/t इंटू डेल्टा टी, ये हमारा डेल्टा फाई आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और एक्स इन टर्म्स ऑफ t/t, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फेज ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा, इट इज़ द एंगल ऑफ साइन ऑफ द, ठीक है। और हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन देखा, और हम लोग ने सबके बारे में वेव वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, वेवलेंथ ये सब निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव, टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव
Two or more progressive waves can travel simultaneously can travel simultaneously simultaneously in the medium without affecting the motion of one another, without affecting the motion of one another ठीक है ना। यानी कि टू आर मोर प्रोग्रेसिव वेव आर ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन द मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन, यानी कि दो प्रोग्रेसिव वेव जा रही है एक साथ, ठीक है ना। तो वो ऐसे जाएगी ताकि वो दूसरे का वेव का मोशन डिस्टर्ब ना करे, विदाउट इफेक्ट द मोशन ऑफ अनदर वेव, विदाउट द मोशन ऑफ वन अनदर, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव आ गया, ठीक है। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। इसका बाद इंटरफेरेंस होता है। और अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, टू अ मोर प्रोग्रेसिव वे कैन ट्रेवल in a medium simultaneously in the same direction due to their superposition rather than intensity at one point the medium in a different sum of intensity of two wave, ठीक है ना। वो हमारी इंटरफेरेंस कहलाएगी। इंटरफेरेंस दो टाइप की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। जो हमारी इंटरफेरेंस जो हमारी होती है इंटरफेरेंस, वो हमारी दो टाइप की होती है। जो हमारी इंटरफेरेंस होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। हमारी दो टाइप की होती है, पहले कंस्ट्रक्टिव, दूसरी इंस्ट्रक्टिव। पहले हमारी कंस्ट्रक्टिव होती है, और हमारी ये होती है डिस्ट्रक्टिव, और हमारी डिस्ट्रक्टिव होती है। तो कंस्ट्रक्टिव की हम बात कर लेते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो उसका फेज जो एंगल होता है वो 0 होता है, 2 पाई रहता है और 4 पाई रहता है। आई होप आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है इसका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो हमारा a+b रहता है, ठीक है ना। और जो हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हमारी एम्पलीट्यूड के ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो इसका स्क्वायर ले लो a+b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो जनरल, वो हमारा क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सेफ डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारा जो फाई रहता है वो हमारा क्या रहता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल वो ऑड मल्टीपल में था, ठीक है ना। इस केस में हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है, उस केस में हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और इस केस में हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड रहता है, ठीक है ना। इस केस में हमारा क्या रहता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। इस केस में हमारा क्या रहता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड, वो हमारा a-b आता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इंटेंसिटी की बात कर लो, हमारा a स्क्वायर होता है, यानी कि a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड वेव बीट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बीट्स की, बीट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। देखो तुम लोग में ऐसे, हम लोग जब जेई में दिए थे तो उस समय क्या हुआ था ना, उस समय हमारा डॉपलर इफेक्ट आया था। तुम लोग में डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो भी मैं पढ़ा दूंगा, बीट क्या होता है, व्हेन टू साउंड वेव of nearly
of nearly equal frequency are produced simultaneously, then 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 intensity of the resultant sound produced produce their superposition super superposition increases produce similarly the intensity of the resultant sound produced. Then intensity of the resultant sound produced by their superposition increases and decreases and decreases and decreases and decreases alternately 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 with time alternately with time ठीक है ना. तो the rise and fall the rise and fall intensity the rise and fall intensity of sound वो हमारा क्या कहलाया जाएगा is called beats वो हमारा beats कहलाएगा. और जो हमारे नंबर ऑफ बीट्स होते हैं जो हमारे नंबर ऑफ बीट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं n1 माइनस n2 डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ टू वेव. ठीक है ना. ये डिफरेंस है दोनों फ्रिक्वेंसी का. ठीक है ना. ये हो गया. और एक चीज़ और बता दूं फॉर लाउडनेस जो इसका टाइम इंटरवल होता है वो हमारा क्या होता है 1/n1 माइनस n2 2/n1 माइनस n2 ये ऐसे चलता जाता है. ठीक है ना. तो ये हमारा हो गया. ठीक है ना. बीट्स की जैसे कोई दो बीट देगा उसमें बस माइनस कर देना वो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बीट्स आ जाएगा. ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग वेव की. स्टैंडिंग वेव हमारी क्या होती है. ठीक है ना. when two similar wave propagate in a bounded medium at opposite direction due to the superposition of new type of wave is obtained which appears stationary in the medium. The wave is called stationary wave. ठीक है ना. हमारी क्या होती है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बात एक ही है. ठीक है ना. स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव. ठीक है ना. मैं इसके डेफिनेशन नहीं लिखवाऊँगा केवल हम लोग चलते हैं स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव लिखना सॉरी हमारी स्टेशनरी वेव है. चाहे स्टैंडिंग वेव बोलो चाहे स्टेशनरी बात एक ही है. स्टेशनरी वेव हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखा रहे हैं जो मेन है. और जो हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 2a साइन 2 t cos 2πx बाय लैम्डा. ये हमारी क्या होगी स्टैंडिंग वेव रहेगी. वो हमारी क्या होगी स्टैंडिंग वेव रहेगी. और एक जानकारी के लिए मैं बता दूं जैसे स्ट्रिंग है ये ऐसे ये हमारी स्ट्रिंग है. ठीक है ना. और जो इसका ये पॉइंट है वो हम नोड कहते हैं इसको. ये नोड है
ये नोड है, ये नोड है, ठीक है ना। तो नोड में क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल रिमेन मिनिमम। जो देखो नोड में डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का वो मिनिमम होगा, ठीक है ना, उसको हम नोड कहेंगे। और जो स्ट्रेन होगा वो मैक्सिमम रहेगा। और जो प्रेशर रहता है वो डेंसिटी रहती है, जो प्रेशर रहता है और जो डेंसिटी रहती है प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन वो क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है नोड में, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, एंटी नोड। एंटी नोड ये रहा हमारा एंटी नोड। एंटी नोड देख लो मैक्सिमम रहे पार्टिकल का जो वो, पार्टिकल का जो मैक्सिमम वो है ना, पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा एट एंटी नोड में, ठीक है ना। और जो नोड नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है, ठीक है ना। और जो नोड और एंटी नोड के बीच होती है वो हमारी लैम्डा बाय 4 होती है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। जो नोड और एंटी नोड के बीच होगी वो हमारी लैम्डा बाय 4 होगी, और नोड नोड के बीच में होगी जो हमारी लैम्डा बाय 2 होगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वाइब्रेशन। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो वाइब्रेशन क्या रहेगा स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो हम बात करते हैं, जैसे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसकी वाइब्रेशन स्ट्रेच स्ट्रिंग में ओ यहाँ, तो ये हमारी नोड है, ये हमारी नोड है, ये हमारी नोड है, और यहाँ पे हमारी एंटी नोड है, ठीक है ना। और नोड नोड के बीच में हमारा लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस था, ये हमारा लैम्डा वन बाय 2 हो गया, ठीक है ना। लैम्डा बाय 1 बाय 2, और ये हमारी एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा, जैसे दूसरा केस एक और लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नोड हो गया, ये हमारा एंटी नोड हो गया, ये हमारा नोड हो गया, ये हमारा एंटी नोड हो गया, ये हमारा नोड हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा देखो लैम्डा 1 बाय 2 था, और यहाँ 2 लूप बन गए, तो यहाँ 2 लैम्डा 1 बाय 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो हम 3 लूप बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ भी नेमिंग कर देते हैं, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ पे नोड है, और इसके बीच में जो एंटी नोड है, खाली जगह, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 लूप है, तो 3 लैम्डा 3 कर लेते हैं इसको, 3 लैम्डा बाय 3 बाय 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। और यहाँ में 2 लैम्डा बाय 2 कर लेते हैं, और ये लैम्डा 1 बाय 2, ठीक है ना। हमें पता है जो हमारी ट्रांसवर्स कि वो जो वेव, वो रहता है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसफर वेव, वो हमारे क्या रहता है, v इक्वल टू टी बाय एम, वी इक्वल टू टी बाय एम। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है हमारी, क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसफर वेव है, v इक्वल टू टी बाय एम, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देखो, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक वेव। ये हमारा क्या है, ये हमारा चाहे जो बोलो, चाहे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलो, चाहे फ्रिक्वेंसी ऑफ क्या बोलो, फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, बात एक ही है। या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलो, चाहे फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, बात हमारी एक ही है, चाहे फर्स्ट हार्मोनिक बोलो। उस केस में हमारा उस केस में हमारा फ्रिक्वेंसी होता है हमारा v/2L रहता है, ठीक है ना, v/2L। और हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे v की जगह t/m पुट करेंगे, t/m, ठीक है, तो नहीं हो गया। और m क्या था हमारा, मास पर यूनिट लेंथ था, ठीक है ना। और ये जैसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन।
फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद जो दूसरी हमारी आती है वो फर्स्ट ओवरटोन रहती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक, ये हमारी क्या रहती है N2, और हमारी क्या होती है 2V/2L, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक है। तो हम क्या पुट करेंगे V की वैल्यू, ये L है हमारा T/M, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/L T/M। इसी प्रकार ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जब हमारा N3 आएगा वो 3V रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो इस, ठीक है ना, जो हमारा N1:N2:N3 आ रहा है, हमारा 1:2:3 आ रहा है, लेकिन आई होप आपको मतलब कुछ है नहीं इसमें, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे भी रिवीजन सीरीज चला मैं डेप्थ में पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्गन पाइप हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गन पाइप हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप आर दो cylindrical pipes which are used for producing म्यूजिकल साउंड। और देखो ऑर्गन पाइप सिलेंड्रिकल पाइप रहती है ये, और ये हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्गन पाइप हो गया। ये दो प्रकार के रहते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप, और दूसरा हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। ये हमारा रहता है क्लोज ऑर्गन पाइप और ऑर्गन पाइप, ये होगा, ठीक है ना। अब हम फंडामेंटल टोन सब चीज़ की बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। हम लोग बात कर लेते हैं वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, फिर हम बात करेंगे वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो सिलेंड्रिकल पाइप है दोनों तरफ से ओपन रहेगा, इस तरह का कुछ ऐसे, ये हमारा क्या खुली जगह एंटी नोड, ये हमारा नोड है, ये हमारा क्या है एंटी नोड है, ठीक है ना। ये हमारा L है और इसकी डिस्टेंस λ/2 है, ठीक ना। ठीक, एक केस ये भी लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2λ/2, ठीक है ना। यानी कि इसका देखोगे तो एक लूप बन रहा है, मतलब कि अगर ऐसे उल्टा कर दोगे तो λ1/2 2λ/2 हो गया है, ठीक है ना। तो एक आधा इधर कर लूप, आधा इधर कर लूप, 2λ/2, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होगे। और एक केस और लेके चलते हैं, इसमें दो है ना, 1 2 हाँ बन जाएगा, ये हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, 1 2, ठीक है ना। और ये 3 लूप बन गया, 3λ/3/2, ये हमारी हो गई, और ये हमारा L हो गया, ठीक है ना। हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा एंटी 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 नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है ना। अब उस केस में पहले हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी
फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक N1 वो हमारा क्या है V/2L, ठीक है ना। उसी केस में जो हमारा फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक वो हमारा है 2V/12, ठीक है ना। और तीसरा हमारा जैसे यहाँ पे हमारा सेकेंड ओवरटोन की अगर हम बात करें, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक वो हमारा 3V/2L है। ये बेसिकली 3N1 आ गया, ये हमारा 2N1 आ गया, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग उस केस में पाए थे, उस केस में 1:2:3 पा रहे थे, इस केस में भी हम लोग क्या पाए 1:2:3 पाए। तो मतलब कि आपको ये दे देगा, जैसे हम क्वेश्चन देता है ना, जैसे क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा कि जैसे ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है ना, तो उसका सेकेंड हार्मोनिक निकालो, तो V दे रहेगा, L दे रहेगा, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। ये रहेगा। अब हम वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, हाँ। अब हम बात कर लेते हैं वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। ये हम जान लेते हैं। जैसे वाइब्रेशन क्लोज ऑर्गन पाइप में एक तरफ का क्लोज कर दो, जैसे हमारा ये है, हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा नोड है, ये हमारा एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है ना। और ये गया इधर, ये गया इधर, यहाँ थी λ/4। ये हमारा नोड है, ये एंटी नोड है, ये हमारा एंटी नोड है, ये बीच वाला हमारा यहाँ एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड, ठीक है। एंटी नोड हमारा जो हम तीसरा केस लेके चलते हैं, 1 2 थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा पेन थोड़ी वैसी टाइप की चलती है, अब क्या ही करें, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है ना। अब पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्लोज ऑर्गन पाइप की है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ क्लोज है। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, इस केस में हमारा क्या होता है V/4L, हमारा N1 है, वो हमारा V/4L, है ना। और दूसरा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, इसमें ओवरटोन नहीं होता, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक V/4L है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3V/4L, बेसिकली हमारा 3N1 आ गया। सेम उसी प्रकार हमारा जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक वो हमारा क्या हो जाएगा 5V/4L, यानी कि 5N1, ठीक है ना, 5N1, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ही हमारा V/4L,
हाँ, उसी प्रकार फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक हमारा क्या हो जाएगा 3v/4l। इसी के प्रकार हमारा जो फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा वो हमारा 5v/4l, यानी कि 5n1 आ गया। तो जैसा कि तुम लोग देखोगे यहाँ पे हमारा यानी कि और नहीं कह सकते, ये हमारा है ओनली इवन हार्मोनिक आर प्रोड्यूस्ड, ओनली इवन हार्मोनिक, नो 1 3 5, यानी कि ऐसा ऐसा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 2 2 आ रहा है। यानी कि जो हमारा वाइब्रेशन क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका पैटर्न कुछ ऐसे होगा, यानी कि N1:N2:N3 होगा, वो हमारा रेशियो 1:3:5, ठीक है ना। यानी कि ऑड आ रहे हैं 1 3 5 7, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, और उस केस में हमारा क्या था, उस केस में हमारा 1 2 3 यानी कि नंबर ही आ रहे थे उस केस में ओपन ऑर्गेनिक पाइप में, ठीक है ना। इस केस में हमारा क्या आ रहा था क्लोज ऑर्गन पाइप में 1 3 5, यानी कि इवन आ रहे, इवन यानी कि इवन नहीं ऑड टर्म्स आ रहे हैं 1 3 5 7, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंड करेक्शन की, अब हम बात करते हैं इंड करेक्शन की। इंड करेक्शन की अब हम बात करते हैं इंड करेक्शन की। इंड करेक्शन बेसिकली क्या होता है, द डिस्टेंस, इंड करेक्शन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड द डिस्टेंस between the distance between open end and antinode, it's called and antinode is called end correction, is called end correction। वो हमारा क्या हो जाएगा, end correction कहलाएगा। बेसिकली इसको ई से डिनोट किया जाता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। और जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ये हमारा क्या होता है 1+2e, ठीक है ना। और जो हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड पाइप, वो हमारा क्या होता है 1+e। और जो हमारा e होता है वो 0.6 r रहता है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जो हमारा e रहता है वो 0.6 r रहता है, e रहता है, जो हमारा e रहता है वो 0.6 r रहता है। और r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप, है ना। ये हमारा हो गया। उसी प्रकार एक रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस ट्यूब बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंस ट्यूब इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इन विच लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम हाइट ऑफ द लिक्विड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट जैसे कि ऐसे बता दे रहे हैं थोड़ा सा यार, डायग्राम की थोड़ी सी पेन वैन ना थोड़ा सा सही से रहता नहीं, घूम जाता है, अब क्या ही करना है। ये हमारे नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है, नोड और एंटी नोड का, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है ना। हमारा नोड है एंटी नोड है, हमारा एंटी नोड है, हमारा 3λ/4 है, λ/4 है, ठीक है ना। अब जैसे तुम फर्स्ट रेजोनेंस की बात करोगे, फॉर फर्स्ट रेजोनेंस λ/4 बराबर क्या है L1+e, ठीक है ना। और फॉर
for second resonance और सेकेंड आ रहा है 3 लैम्डा 4 L2 प्लस ई, ठीक है ना। और हमारा जो वेलोसिटी पता है v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड, ठीक है ना। सॉरी, जो हमारा v होता है, जो हमारा क्या होता है v होता है v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, v इक्वल टू क्या होता है हमारा एन लैम्डा होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें दोनों को, अगर तो v हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 हो जाएगा, L2 माइनस L1। और e की वैल्यू अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो L2 माइनस L1, ठीक है, e कट जाएगा तो उस केस में ये आ जाएगा। फिर कोई वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, L2 माइनस 3L1 बाय 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है ना। ये हमारा रेजोनेंस ट्यूब आ गया। और अब हम बात करते हैं मेल्डेस एक्सपेरिमेंट की। मेल्डेस एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म किए होंगे, मेल्डेस एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म किए होंगे, है ना। जब हम लोग लैब में थे तो हम लोग लैब में परफॉर्म किए थे मेल्डेस एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है ना। मेल्डेस एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, मेल्डेस एक्सपेरिमेंट जो हमारा NL होता है वो P/L अपॉन रूट के अंदर T/M होता है, ठीक है ना। तो LL हमारा P/L T/M होता है, ठीक है ना। मेल्डेस एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मेल्डेस एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होगे, मतलब लैब में अगर आप जाते होगे तो करते होगे लैब में। तो ये है, नहीं मतलब क्या ही पता है मेल्डेस एक्सपेरिमेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट के अंदर T/M, ठीक है ना। तो मतलब इतना नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं, ये हो गया। तो भाई अब डॉपलर इफेक्ट की बारी आती है। देखो डॉपलर इफेक्ट नहीं है, पता है, अब पता है डॉपलर इफेक्ट नहीं है जेई में, तो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ यार डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। तो भी मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट मैं पढ़ा दे रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट आपके जेई मेंस में नहीं है, आपके जो जेई मेंस में है, जेई मेंस में आपके नहीं है डॉपलर इफेक्ट। भाई यार 1.5 घंटे हो गए बैठे, जेई मेंस में नहीं है जो आपका डॉपलर इफेक्ट है, वो जेई मेंस में नहीं है। ये तो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ यार। चलो तो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। द फिनोमेना of apparent change in frequency of of source due to relative motion between the source and observer is called Doppler effect। हाँ, अपरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो हमारा क्या होता है डॉपलर इफेक्ट होता है। जैसे हम केस लेकर चलते हैं, पहला केस लेकर चलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा सोर्स है। हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। और ये हमारी VS, ये हमारा वेलोसिटी V है और ये हमारी सोर्स की वेलोसिटी है VS। और ऑब्जर्वर पहले केस में लेकर चलते हैं कि ऑब्जर्वर स्टॉप है, ठीक है ना। when source is moving and observer is at rest, and observer is at rest,
ठीक है ना। जो डॉपलर का इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है एन डैश अपॉन में एन वी माइनस वी अपॉन में वी माइनस वी एस, ठीक है ना। अब देखो, अब इस केस में क्या आ जाएगा, एन अपॉन में एन हमारी फ्रिक्वेंसी है। उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वर, तो वी ओ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी अपॉन में और सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं, तो वी माइनस वी एस हो जाएगा यहाँ पे। हमारा वी माइनस वी एस हो जाएगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की ये रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव में है तो प्लस वी एस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस वी एस, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना, ईजी है, उसमें कुछ वो नहीं। दूसरे केस में सोर्स हमारा रेस्ट में और ऑब्जर्वर हमारा मूविंग है, ऑब्जर्वर हमारा मूविंग है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन डैश बराबर एन, जो हमारा देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब इस समय क्या दे दिया गया है ना, इस समय हमारा क्या दे दिया गया पता है, इस समय मैं बदल देता हूँ। जैसे ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अब इधर भाग रहा है वी ओ की वेलोसिटी से, हमारी वेलोसिटी वी इस साइड है। तो हमारा क्या है, हमारा जो ऑब्जर्व और जो हमारा सोर्स है वो तो रेस्ट में है, तो वी अपॉन में वी, इसका तो 0 हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये माइनस तरफ भाग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वी ओ आ जाएगा। और सोर्स की वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होगी। तो ये हो गया, ये हो गया। और बाकी ठीक है, बस दोनों मूवी हो गए, बाकी एक केस ऐसे ले लो, बाकी दोनों को घुमा दो, एक को घुमा दो, बस यही सब करता रहता है, ठीक है ना। ये सब हो गया, ठीक है ना। और एक केस और जब थीटा दे देता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, यानी कि अब थीटा से भी खिलवाड़ कर सकता है ये, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। जब जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ना हो तब उस केस में क्या होता है, जैसे हमारा सोर्स ये है, सोर्स हमारा ये है, ये है पॉइंट पी है, ठीक है ना, वेलोसिटी भी है, हमारा ऑब्जर्वर एट पॉइंट पी पे, पॉइंट पी है, इसकी वेलोसिटी भी है, ये हमें थीटा दिया है, और से ये हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये थीटा, तो ये हमारा क्या रह जाएगा, ये थीटा हमारा, ये हमारा वी कॉस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा। तो हमारा ये ओ है, ये पी है। अब ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में क्या होगा, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे हम ऑब्जर्वर को वी 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 अपॉन में वी एस, अगर हम ऑब्जर्वर को रेस्ट मान लें, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्वेंसी हो, जो हमारा एफ डैश है वो एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट मान लिया तो एन माइनस वी कॉस थीटा, एन माइनस वी, सॉरी ये हमारा वी होगा यहाँ पे, हमारा वी होगा, ठीक है ना। तो वी माइनस वी होता है, तो वी ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो वी अपॉन में वी कॉस थीटा, वी माइनस वी कॉस थीटा, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया वी एफ वी माइनस वी कॉस थीटा, तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जेएमएस में ही है ना, तो मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, रेजोनेंस ट्यूब पढ़ा, रेजोनेंस ट्यूब डॉपलर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपर ही पढ़ा, लेकिन जो जो मेन था मैंने रिवीजन सीरीज था। अब मैं दब में पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा, एक तो 1.5 घंटा वैसे भी हो गया, तो मैं दब में पढ़ाऊँगा तो पता नहीं कि 5-6 घंटे का बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वाइब्रेशन जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, बीट्स हमने पढ़ा, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ठीक है ना। वेवलेंथ सारा फॉर्मूला हम लोग ने देखा, की पॉइंट्स देखा, ठीक है ना। इसलिए एक दो सवाल आता है, वो भी एक दो सवाल आएगा, फॉर्मूला दे देगा आपको, पूछेगा कि भाई आंसर निकाल दो, बस काम खत्म। तो यही सब चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। तो यार आपका 24 जनवरी से पेपर है, आपका क्या है, आपका 24 जनवरी से पेपर है,
तो यार अच्छे से पढ़ो, 24 जनवरी को आपका पेपर है, अच्छे से पढ़ो। और 24 जनवरी को वो पेपर है ना, तो अभी कम से कम 1 महीने बाकी रह गए, 1 महीने अच्छे से कर दो। अगर 1 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी और अच्छी रैंक आ जाएगी। तो यार तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।